हेलो फ्रेंड्स। संविधान की पहली क्लास में हमने उसकी संविधान की विशेषताएं और संविधान के प्रारंभ में जो भी एक्ट बने हुए थे उसे देखा था। आज की क्लास में हम प्रस्तावना और उसकी विषय वस्तु और उसकी विशेषताओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि उद्देशिका जो प्रस्ताव था जिसपे हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है वो कब प्रस्तुत की गई। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया था जिसे अंगीकार 22 जनवरी 1947 पे किया गया। इसी उद्देशिका प्रस्ताव पे हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है। अगर हम उद्देशिका या प्रस्तावना की बात करें तो किसी देश के संविधान के विचार, आदर्श, सिद्धांत और मूल्यों को व्यक्त करने वाले विषय वस्तु को हम उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं। भारत प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान के आधारभूत दर्शन को और उद्देश्यों के साथ साथ उस देश के संविधान के मूलभूत ढांचे को भी व्यक्त करती है। मतलब बात की जाए कि प्रस्तावना क्या है तो प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान के मूल ढांचों को व्यक्त करती है। इसकी विषय वस्तु क्या है तो इसकी विषय वस्तु में कहा गया इसके मूल जो तत्व थे उसमें था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रांत्रिक गणराज्य। इसमें जो समानता की बात की गई है वो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। न्याय की बात जो की गई है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और जो स्वतंत्रता की बात की गई है तो स्वतंत्रता में हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एंड उपासना। अब इस हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल हैं। ये 3 शब्द थे समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। इसे ध्यान देना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इनसे बनते हैं। अगले अगर हम उद्देशिका के बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में व्यक्त आदर्शों और मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो इसमें हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे और स्वतंत्रता संघर्ष में जो व्यक्त उसमें आदर्श व मूल्य थे उसका प्रतिनिधित्व भी हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना करती है। और स्वतंत्रता की लड़ाई में जो नागरिक स्वतंत्रता थी, सामाजिक, आर्थिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा जैसे मूल्य की जो मांग की गई थी उसे इसमें रखा गया। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये मूल्य व्यक्त किए गए। ये प्रस्तावना जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जिसपे ये संविधान के हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी थे जिसमें से पहला यह था कि यह संविधान सभा भारत के एक स्वतंत्र, प्रभुता संपन्न राज्य घोषित करने और उसके भविष्य के प्रशासन के लिए संविधान निर्माण की दृढ़ और पवित्र प्रतिज्ञा करती है। मीन्स ये कहा गया कि संविधान जो सभा है वह स्वतंत्र, प्रभुता संपन्न राज्य घोषित करे और उसके भविष्य के प्रशासन के लिए संविधान निर्माण की दृढ़ और पवित्र प्रतिज्ञा करती है। दूसरा ये था कि सरकार के अंगों को सभी प्रकार की शक्ति और प्राधिकार जनता से प्राप्त होंगे। मतलब जो भी सरकार की पावर है उसका जो अंतिम स्रोत होगी वह जनता होगी। जनता द्वारा ही सरकार चुनी जाएगी और जो भी सरकार को पावर या शक्ति प्रदान होती है वो जनता के से ही प्राप्त होगी। इसमें भारत के संविधान के सभी लोगों को विभिन्न प्रकार के अधिकारों की गारंटी भी दी गई थी। अल्पसंख्यक और जनजातियों के अधिकारों की गारंटी भी दी गई। और जो ये 3 शब्द जोड़े गए ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए। तो ये 42वां 42 अमेंडमेंट है हमारे संविधान का। और इसमें जो तत्व थे वो 4 प्रमुख बातें इसमें शामिल हैं। अगर देखा जाए तो अंतिम प्राधिकार का स्रोत जनता तो है, यह हम भारत के लोग और समर्पित करते हैं जैसे शब्दों में व्यक्त होता है। अगर हम भारत की प्रस्तावना को देखेंगे तो इसमें ये बात क्या कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को। अब हमारे प्रस्तावना में जो न्याय है इसे हम याद कैसे करेंगे? तो न्याय किन किन चीजों का है? तो वो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अगर हम इसे देखें तो न्याय की बात जो की गई है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात की गई है। स्वतंत्रता किस चीज की है? तो वह है विचार, अभिव्यक्ति और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। समता किसकी बात की गई है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की है। और बंधुता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जो बंधुता मतलब भाईचारा का बढ़ावा देने की बात की गई थी। तो ये संविधान की प्रस्तावना हमें एक तरह से याद होनी चाहिए। अब आइए हम इसे कुछ देखते हैं कि इसका जो प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इस पे जो बहस हुई थी उसमें कौन कौन से मामले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने 1960 के बेड़ूबारी मामले में ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और लेकिन अपने आप में कोई कानूनी शक्ति भी नहीं रखती है। किंतु 1973 का जब केशवानंद भारती मुकदमा और बम्बई मामला में यह निर्णय दिया गया कि भारतीय प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और इसके साथ ही यह भी बात की गई कि प्रस्तावना को विधिवत बहस का विषय बनाया जाएगा और उस पर मतदान किया गया है। प्रस्तावना का जो महत्व अगर हम देखें भारतीय संविधान में, तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार तत्व है एक तरह से, और यह उप सिद्धांतों का निचोड़ है जिसके आधार पर सरकार कार्य करती है। यह संविधान के उपबंधों को समझने में भी सहायक है और निदेशक तत्व और मूल अधिकार को प्रस्तावना में शामिल आदर्शों के द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल ढांचे को समझने में भी सहायक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जैसे बनते हैं कि संविधान की आत्मा है, तो संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा गया है, लेकिन मूल अधिकार में आर्टिकल 32 में संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसे ध्यान दिया जाता है कि जब क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो उद्देशिका को, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा संविधान के उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 में कहा था। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जब ये पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तो आर्टिकल 32 मूल अधिकार में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संविधान की आत्मा का क्वेश्चन बनता है तो उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्रिका है के एम मुंशी ने, ये इनका स्टेटमेंट था। संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है बी आर अम्बेडकर ने। अगला हम अनुसूचियों को देखेंगे। ये काफ़ी बार पूछी भी जाती हैं कई एग्जाम में किसी भी अनुसूची। तो पहली अनुसूची में हमें राज्य और संघ राज क्षेत्र शामिल हैं। दूसरी अनुसूची में हमें राष्ट्रपति तथा अन्य पदाधिकारियों के वेतन शामिल हैं। लेकिन अगर इसमें कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री का वेतन किस अनुसूची में शामिल है, तो वो दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखनी चीज़ है। तीसरी अनुसूची में समत या प्रतिगान के रूप में शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है उपबंध है। एक ट्रिक बन सकती है इससे कि अगर इसे याद रखना है तो एम टीएम मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। थोड़ा एम कंफ्यूजिंग होता है मिजोरम, मेघालय, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे AMTM, तो ये आपको ध्यान रहेगा कि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान हैं। सातवीं अनुसूची में आप जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, केंद्र राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन होता है उसे 3 अनुसूचियों में बांटते हैं, ये इसका प्रावधान दिया गया है। आठवीं अनुसूची में हमारी भाषाएं हैं। नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता है और 11वीं में पंचायत और 12वीं में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। 11वीं अनुसूची जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और
जिसमें पंचायत का प्रावधान किया गया था। अब हम लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप जो होते हैं उसे देखेंगे। एक अध्यक्षीय प्रणाली होती है, एक संसदीय। अध्यक्षीय मतलब जो यूएसए में प्रणाली चलती है सरकार की, और संसदीय जो हमारे ब्रिटेन या भारत जैसे देशों में अपनाई गई है। अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख होता है और शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है, और ये दोनों शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जो राज्य का वास्तविक प्रमुख भी है। और यह अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो अध्यक्षीय प्रणाली का उदाहरण यूएसए में पाया जाता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का राज्य का प्रमुख होता है और शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है। जहां अध्यक्षीय प्रणाली में ये दोनों शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, तो वहीं राष्ट्राध्यक्ष राज्य का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और जो शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे देखा जाए तो राज्य का नाम मात्र प्रमुख ही राष्ट्रपति होता है संसदीय प्रणाली में, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में वह अवास्तविक प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख संसदीय प्रणाली में होता है। ये ब्रिटेन और भारत जैसे देशों में अपनाई गई है। इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? तो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली के नाम से भी इसे जानते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? तो इसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है ब्रिटेन को। हमारे यहाँ संविधान में जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है। भारत एक गणतंत्र, और इसका आशय है कि राज्य देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय क्या है, तो मीन्स दैट ये है कि भारत एक गणतंत्र राज्य है और इसका जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनिल ऑस्टिन ने इसे कहा था कि भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का नाम दिया ग्रेनिल ऑस्टिन ने। भारत को संघात्मक राज्य कहा केसी वियर ने। अब आगे देखते हैं। कुछ परिषदें बनाई गई थी उस समय, तो उनके मुख्यालय कभी कभी पूछ लेता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में पाया जाता है। पश्चिम क्षेत्रीय परिषदें जो बनाई गई उसका मुख्यालय मुंबई में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है, और उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये क्षेत्रीय परिषदों के कार्यालय पूछे जाते हैं कि किस क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है। आगे राज्य और संघराज्य क्षेत्र के बारे में देखते हैं, जिसमें प्रमुख रियासतें भारत में विलय हुई थी। तो उसमें 3 जो रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, जिसे क्वेश्चन के माध्यम से बनाया जाता है कि जम्मू कश्मीर को किस माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। तो विलय पत्र द्वारा राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया था और जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया गया था। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो चलाया गया था भारत में भारत में शामिल करने के लिए, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में शामिल किया गया था। तो ये तीनों आपको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ आयोग और समितियां बनी थी, भाषाई आयोग और समितियां, उस समय कि किस आधार पर भारत में राज्यों का गठन होना चाहिए। तो उसमें 3 समितियां बनाई गई थी, जिसके आधार पे भारतीय राज्यों का गठन किया गया था। उसमें जो पहली भाषाई प्रांत आयोग का गठन जून 1939 में किया गया, इसके अध्यक्ष थे एस के धर, और इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी 1948 में। अनुशंसा क्या थी कि राज्यों का गठन जो होगा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर न होकर भाषाई आधार पर होगा। एस के धर आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें यह कहा गया कि इस राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर न कि भाषाई आधार पर हो। फिर आगे एक समिति बनी, उसका नाम था जेवीवीपी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे, और इस कारण ही इसे जेवीवीपी समिति कहा जाता है। यह समिति 19 दिसंबर 1948 में बनाई गई एस के धर आयोग की रिपोर्ट आने के बाद।
यह कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में बनाई गई थी और कांग्रेस पार्टी की एक समिति थी। इसने भाषा के आधार पर राज्य के गठन से मना कर दिया, लेकिन आंध्र प्रदेश को छूट दिया गया। भाषा के आधार पर जो अनुशंसा किया गया था, राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था, वो उसे अस्वीकृत कर दिया और लेकिन आंध्र प्रदेश को छूट गई। इसने राज्य का गठन आधार, सुरक्षा और एकता तथा राष्ट्र की आर्थिक समानता बताया था। तो जिसके आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और क्वेश्चन बनता भी है कि आंध्र प्रदेश का गठन, तात्कालिक गठन पोट्टी श्रीरामुलु की 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मौत हो गई, जिसके बाद इसकी गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। विशेषता था कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था और इसका अगला विभाजन 2 जून 2014 को, जो आप लोग जानते हैं, तेलंगाना के रूप में हो गया था। इसके बाद पहला राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसे हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या गया था कि फजल अली की अध्यक्षता में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर की सदस्यता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने राज्य का सिद्धांत भाषा को स्वीकार कर लिया। जो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग बना फजल अली की अध्यक्षता में, इन्होंने ये कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है और प्रशासनिक कानून से ज़्यादा राज्य न बनाए जाएं, इसलिए बड़े राज्यों का समर्थन किया गया। राज्य गठन के जो 4 कारण इन्होंने प्रस्तुत किए, वो देश की एकता व अखंडता थी। दूसरा कारण था भाषाई और सांस्कृतिक समरसता, और तीसरा जो था वो आर्थिक, वित्तीय, प्रशासनिक कारकों को ध्यान में रखना था। राष्ट्रीय योजना का सफल अनुपालन करना, लेकिन इसमें कुछ अनदेखी भी कर दी गई थी, जिसमें जैसे जनसंख्या और राज्य का आकार को अनदेखा किया गया, प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता, ये किया गया। फजल आयोग से जो असहमतियाँ थी, के.एम. पडिक्कर की असहमति थी, बड़ी इकाइयों के पक्षधर नहीं थे वो, और इससे इकाइयों में समुचित संतुलन नहीं होगा और असमता होने से राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। के.एम. पडिक्कर जो असहमति थी, उनकी इस बात पर असहमति थी और ये समानता के संघात्मक सिद्धांत के विपरीत भी था, और इसलिए उन्होंने कहा कि राज्य गठन का आकार जनसंख्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में था? तो फजल अली आयोग था। कभी कभी स्टेट पीसेस में क्वेश्चन बन सकता है कि इनके साथ इनमें कौन कौन शामिल थे? तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर इसमें शामिल थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी और इसका गठन जो हुआ था 1953 में हुआ था। और अलग अलग राज्यों का गठन वर्ष भी कभी पूछता है कि किस राज्य का कब गठन किया। तो ये आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का गठन पहले हुआ था 53 में, फिर गुजरात का गठन किया गया, फिर नागालैंड का गठन 63 में किया गया, हरियाणा का गठन 66 में, हिमाचल प्रदेश का 71 में, मेघालय का 72 में और मणिपुर का भी 1972 में किया गया था। मणिपुर, त्रिपुरा, ये दोनों राज्य जो थे वो जनवरी 1972 में एक साथ इनका गठन किया गया था। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को किया गया, मिजोरम का 87 में, अरुणाचल प्रदेश का 1987 में, गोवा का 30 मई 1987 को गठन किया गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों राज्यों का गठन एक साथ किया गया था। नवंबर में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का गठन किया गया 1 और 9 नवंबर को, और फिर उसके बाद झारखंड का गठन किया गया। आगे लास्ट में जो आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ वो 2 जून 2014 को हुआ था। इस प्रकार आज हमने देखा कि उद्देशिका प्रस्तावना का महत्व क्या है भारतीय संविधान में, और इसमें कौन कौन से तत्व शामिल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए। आगे हमने देखा कि उस उद्देशिका का उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय था वो किस वाद में कहा गया, जैसे बम्बई और केशवानंद भारती वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और बेड़ूबावी मामले में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर इसके हमने कुछ क्वेश्चन देखे। उद्देशिका प्रस्तावना में अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय 3 प्रकार की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समता की हमें इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कितने प्रकार के न्याय की बात है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात है और समता की बात है। इससे आपको प्रस्तावना याद करने में थोड़ी आसानी होगी। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है, और प्रतिष्ठा
अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। और इसी सब को प्राप्त कराने के लिए उस सब में व्यक्ति की राष्ट्र गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पों पर इस संविधान सभा में 26 जनवरी 1949 को इस द्वारा संविधान के अंगीकृत, नियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ये बात की गई है। तो इसमें ये जो 3 फैक्ट होते हैं, अगर इसे आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि न्याय, स्वतंत्रता और समता, तो कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात की गई है, तो इससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। फिर हमने अनुसूचियों को देखा। ये अनुसूचियाँ कभी कभी पूछी जाती हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का वेतन किस अनुसूची में शामिल है, तो वो दूसरे अनुसूची में शामिल नहीं है। इसमें केवल राष्ट्रपति और उच्च पदाधिकारियों के वेतन ही शामिल है। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप तीसरे अनुसूची में है। ऐसे हमने अनुसूचियों को देखा। फिर अध्यक्षीय और संसदीय प्रणाली को देखा कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं इसमें। अध्यक्षीय प्रणाली में जहां राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है और वास्तविक प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन देखे। फिर हम जो परिषदीय क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी उनके कार्यालयों को देखा, जो पूर्वी कोलकाता है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय मुंबई है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। फिर रियासतें जो जम्मू कश्मीर विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया था, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा और जूनागढ़ को जनमत संघर्ष के द्वारा शामिल किया गया था। इसके बारे में हमने देखा। आगे हमने भाषाई आयोग और समितियों को देखा, जो भाषा के राज्य के गठन के लिए बनाए गए थे, जिसमें पहला था एस.के. धर आयोग, जिसने प्रशासनिक सुधार को आधार माना राज्य के गठन करने का। दूसरा था जे.वी.पी. समिति, जिसने राज्य के गठन को सुरक्षा, युक्ता और राष्ट्र की आर्थिक समानता का पे बल दिया, लेकिन आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य गठन करने पे छूट दी गई थी इसमें, जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश का पहली बार भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। आगे हमने राज्य के गठन की तिथियां देखी। फिर जो पहला था राज्य पुनर्गठन आयोग, उसे देखा गया, जो फजल अली के अध्यक्षक में बनाया गया था। इसमें शामिल थे आपके हृदयनाथ कुंजरी और के.एम. पडिक्कर। इनमें क्या क्या असहमतियां थी और क्या क्या अनदेखी की गई, उसके बारे में हमने देखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। और अगली क्लास में हम मूल अधिकार और नागरिकता को देखेंगे, जिससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम की दृष्टि से और अन्य एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उसे देखा जाएगा। थैंक यू।